नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम पिछले कई सत्रों में आधुनिक कविता के इतिहास पर बहुत विस्तार से, बहुत गहराई से बात कर चुके हैं, उससे संबंधित प्रश्न भी हल कर चुके हैं। तो इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि आधुनिक कविता के विभिन्न पड़ावों पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो गई होगी। अब आज से 26 जनवरी तक जितने भी सत्र होंगे, वे सभी सत्र एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को समर्पित हैं साहित्य समाधान की ओर से। तो आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं अज्ञेय की उनके पाठ्यक्रम में प्रस्तावित रचना नदी के द्वीप पर, क्योंकि मैं जानती हूँ असाध्य वीणा हम पहले ही यूट्यूब पर पढ़ा चुके हैं और नदी के द्वीप उनके पाठ्यक्रम में है और ये बहुत ही जटिल, एक बच्चों को जटिल लगने वाली कविता है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए हमने सबसे पहले इस छोटी कविता को उठाया। जैसे जैसे हमारे पास समय होगा, हम जितनी भी कविताएं हैं उनकी मध्य प्रदेश साहित्य परंपरा वाली पाठ की भी, उसको भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो पूरे उत्साह के साथ, पूरी लगन के साथ आप अपनी परीक्षा की तैयारी करें। इस शुभकामना के साथ आपके लिए ये सत्र शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और बात, देखिए अब तक जो मैं माइक इस्तेमाल कर रही थी उससे आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। हर बार कोई ना कोई बच्चे मैसेज करते थे आवाज की बहुत प्रॉब्लम है। अगर आवाज की प्रॉब्लम रहेगी तो मेहनत सारी बेकार चली जाएगी, क्योंकि जिस रूप में जो बात आप तक पहुंचाई जा रही है वो उस रूप में पहुंच नहीं पाएगी। तो मैंने अपनी इच्छा के विरुद्ध इस माइक को आज इस्तेमाल किया है आप लोगों के लिए। तो आप मुझे थैंक थैंक यू कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। तो आज के सत्र में हम पढ़ने जा रहे हैं नदी के द्वीप कविता। आप जानते हैं कि अज्ञेय, जो कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही उन्होंने प्रयोगवाद के सूत्रपात की घोषणा की, एक तरह से विधिवत घोषणा की। जबकि प्रयोगवादी कविताएं कुछ पहले से ही लिखी जाने लगी थी, यानी प्रयोग की प्रवृत्ति नई कविता में पहले से ही दिखाई देने लगी थी। और उसके बाद 1951 में दूसरा सप्तक के प्रकाशन के साथ ही उन्होंने वे नई कविता को सामने लेकर के आए। और नदी के द्वीप उनकी एक ऐसी कविता है जिसमें प्रयोग धर्मिता तो है ही, लेकिन नई कविता की बहुत सारी विशेषताएं उभर करके सामने आई हैं और आती हैं। और हम अभी अभी ताजा नई कविता के विषय में पढ़ चुके हैं, तो हम इसको पढ़ते समय ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन सी विशेषता यहाँ नई कविता की है, क्योंकि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये कि ये एक प्रतीकात्मक कविता है। नदी और द्वीप जैसे कई प्रतीकों के माध्यम से कवि ने ये समझाने की कोशिश की है कि प्रत्येक व्यक्ति यद्यपि समाज का अंग होता है, पहली बात। दूसरी बात, समाज, सामाजिक परिवेश, सामाजिक गतिविधियां उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। जैसे सामाजिक माहौल में, परिवेश में कोई भी व्यक्ति बड़ा होता है, पलता है, अपने व्यक्तित्व को विकसित करता है, उसी के अनुरूप उसका व्यक्तित्व ढल जाता है। लेकिन यद्यपि समाज उसके व्यक्तित्व का निर्माता है, उसका जन्मदाता है, लेकिन उसके बाद भी प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व होता है और उसके उस व्यक्तित्व को चोट पहुंचाए बिना उसका समाज के प्रति समर्पण का भाव रहता है। और व्यष्टि चेतना से समष्टि चेतना तक के अंतः संबंध की कविता है ये। इसमें प्रमुख रूप से जो प्रतीक इस्तेमाल किए गए हैं दोस्तों, वो है नदी, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। उसके बाद है द्वीप, उसके बाद है धारा और उसके बाद है भूखंड। बाकी जो भी प्रतीक आएंगे छोटे मोटे, वो कविता के दौरान ही हम समझ लेंगे। नदी, द्वीप, धारा और भूखंड, ये चार प्रमुख प्रतीक यहाँ प्रयोग में लाए गए हैं। नदी समष्टि चेतना की प्रतीक है। समष्टि चेतना, समष्टि चेतना क्या होती है? समष्टि चेतना होती है समूह के अंदर जिस तरह का विचारधारा प्रवाहित है, वो समष्टि चेतना होती है। और सरल शब्दों में हम इसको कहें कि ये समाज का प्रतीक है नदी। द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है, यानी व्यष्टि चेतना का, व्यक्ति के अपने निजी अस्तित्व का प्रतीक है। और समाज की दृष्टि से सरल शब्दों में कहें तो व्यक्ति का प्रतीक है। धारा जो है, धारा नदी का हिस्सा होती है। और धारा का अर्थ होता है अपने स्वतंत्र अस्तित्व को पूरी तरह से समाप्त कर देना, क्योंकि नदी
से धारा को अलग कर दिया जाए तो ना तो नदी का अस्तित्व है, ना धारा का अस्तित्व है। इसी तरह से समाज, और जबकि जो द्वीप है वो कैसा होता है, नदी की धारा के बीच रहते हुए, नदी के द्वारा निर्मित किए जाते हुए भी वो अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखता है, कायम रखता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो धारा यहाँ पूर्ण समर्पण का प्रतीक है और भूखंड पूर्वज का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि जो भूखंड है, उसी भूखंड, मूल जो भूमि है, भूमि का हिस्सा है, उसी का अंग है द्वीप, क्योंकि वो भी भूमि से, पत्थर से, कंकड़ से, मिट्टी से बना है। तो भूखंड पूर्वज है हमारा। जिस तरह से हम अपने पूर्वजों के अंश को ग्रहण करते हुए, उसके संस्कारों को ग्रहण करते हुए जन्म लेते हैं, अपने व्यक्तित्व को विकसित करते हैं, उसी तरह से जो द्वीप है वो भूखंड से अपना आकार प्राप्त करता है और उस आकार को परिष्कृत करने का, पूरी तरह से विकसित करने का, उसे रूप प्रदान करने का कार्य करती है नदी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करते हैं कविता नदी के द्वीप। देखिए, सबसे पहली पंक्ति है, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। अब पहली बात तो आपको दोस्तों ये याद रखनी है कि ये कविता कवि अपनी ओर से नहीं लिख रहा है, बल्कि नदी के द्वीप की ओर से लिख रहा है। इस कविता में अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक कौन है? नदी का द्वीप है। और नदी का द्वीप किसका प्रतीक है? व्यक्ति का प्रतीक है। यानी व्यक्ति जो समाज का हिस्सा है, द्वीप जो नदी का हिस्सा है, उस वो अपनी अस्तित्व के प्रति अपनी जागरूकता को अभिव्यक्त कर रहा है। और इसी अस्तित्ववादी भावना के कारण इस कविता पर अस्तित्ववाद का प्रभाव दिखाई देता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां नदी के द्वीप के माध्यम से कवि कह रहे हैं, द्वीप के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि हम नदी के द्वीप हैं। द्वीप कह रहे हैं कि हम नदी के द्वीप हैं, यानी नदी के बीच में बना हुआ भूमि का हिस्सा है। द्वीप क्या होता है? द्वीप होता है जो चारों ओर से जल से घिरा होता है। अब ये किसके द्वीप है? ये सागर के द्वीप नहीं है, ये नदी के द्वीप है, क्योंकि नदी इसको चारों ओर से घेरे हुए है। जिस प्रकार व्यक्ति समाज में जन्म लेता है और समाज का परिवेश उसे चारों ओर से घेरे रहता है, उसी तरह से ये द्वीप है। तो यहाँ नदी हो गई समाज, जैसा कि मैंने आपको बताया, और द्वीप हो गया व्यक्ति। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। अब द्वीप कह रहे हैं कि यद्यपि हमारा अपना एक निजी, स्वतंत्र, विशिष्ट व्यक्तित्व है, लेकिन उसके बाद भी हम ये नहीं कहते कि हमको छोड़ करके स्रोतस्विनी यानी नदी आगे बढ़ जाए और हम पीछे रह जाएं। ये हम नहीं कहते। यानी हम निरंतर, इसका मतलब ये नहीं है कि द्वीप भी उसके साथ बह चले, ये मतलब बिल्कुल ग्रहण ना करें। इसका मतलब ये है कि हम नदी के से जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसे ग्रहण करेंगे और नदी के प्रति हमारा जो दायित्व है उसे हम पूरा करेंगे। यानी हम अपना समर्पण का जो भाव है वो नदी के प्रति निरंतर बनाए रखेंगे। यानी व्यक्ति के संदर्भ में देखें तो इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति जो समाज का अंग है, वो ये नहीं चाहता कि समाज आगे बढ़ जाए और व्यक्ति स्वयं अपने व्यक्तित्व के अहंकार के कारण अलग खड़ा रह जाए, क्योंकि ऐसे में भी व्यक्ति का नुकसान होता है अगर वो समाज से कट जाता है, और समाज का भी नुकसान होता है, क्योंकि एक विशिष्ट व्यक्तित्व का योगदान उस समाज को नहीं मिलता। आपने बच्चों बहुत सारी ऐसे किस्से सुने होंगे जिसमें कोई बच्चा जंगल में रह गया और उसे मनुष्य की भाषा भी नहीं आती थी, और वो जानवरों की, जिन जानवरों के बीच में पलकर बड़ा हुआ, उन्हीं जानवरों की भाषा बोला करता था। तो वही स्थिति है कि जिस तरह के समाज में जो व्यक्ति रहता है, उसी तरह का उसका व्यक्तित्व निर्मित होता है। तो द्वीप कहते हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, कि भले ही हम अपने व्यक्तित्व के प्रति सजग हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं चाहेंगे कि ये नदी की धारा हमें छोड़कर आगे निकल जाए, यानी हमारा इस नदी से संपर्क कट जाए या हम इससे संपर्क तोड़ लें अपनी अलग पहचान बनाने के फेर में। ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। वह हमें आकार देती है। और क्यों नहीं चाहेंगे कि नदी की धारा हमें छोड़कर आगे निकल जाए? क्योंकि ये नदी ही है जो हमें आकार प्रदान करती है। यानी आकार, जब नदी का पानी द्वीप के, भूखंड के चारों ओर से गुजरता है, तो उसकी गोलाई, जहां पर ज्यादा दबाव होता है वहां से वो बिल्कुल कोणाकार हो जाता है। तो उसका जो भी कुछ आकार बनता है
वो नदी के प्रवाह से, नदी की धारा के द्वारा, नदी के द्वारा निर्मित होता है। इसलिए द्वीप कह रहा है कि ये जो नदी है, ये मुझे आकार देती है, मेरे बाहरी स्वरूप का निर्माण करती है। आकार शब्द यहाँ किसका व्यंजक है? बाहरी स्वरूप का। और इसी प्रकार जो समाज है, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के बाहरी स्वरूप को निर्मित करता है। हमारे कोण गलियां अंतरीप उभार सैकत कूल, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। अब हमारे जितने भी कोण हैं, द्वीप कह रहा है कि हमारे यहाँ जितनी भी, मेरे इस शरीर में यानी मुझ भूखंड में, मुझ द्वीप द्वीप में जितने भी कोण हैं, कोने हैं, वो जितनी भी गलियां हैं, वो और जिन हिस्सों को तीन ओर से जल घेरता है, अंतरीप किसे कहते हैं? अंतरीप कहते हैं जहां तीनों ओर से जल से, तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है भूखंड, उसे अंतरीप कहा जाता है। तो अंतरीप और जहां जहां मेरी शरीर में, मेरे भूखंड में ऊंचाई है, वो और सैकत कूल यानी बालू के किनारे, मेरे जितने भी बालू की रेत से बने हुए किनारे हैं, वो सारी की सारी मेरी आकार की जो विशिष्टताएं हैं, वो सब किसके द्वारा निर्मित है? नदी के द्वारा निर्मित है। अब व्यक्ति के संदर्भ में इसको देखें, तो व्यक्ति कहता है कि जो समाज है, व्यष्टि चेतना कहती है कि जो समाज है, वही हमारे व्यक्तित्व को आकार देता है। हमारा दृष्टिकोण, हमारी विचारधारा, हमारा चाल ढाल, हमारी भाषा, हमारे बोलने का तरीका, हमारी तहजीब, सब कुछ हमारे समाज के द्वारा हम ग्रहण करते हैं, समाज के द्वारा ही बनाई जाती है। यही कारण है, अगर समाज इसके लिए दोस्तों जिम्मेदार ना होता, तो प्रत्येक प्रांत का बोलचाल का तरीका, प्रत्येक प्रांत का तौर तरीके का, तहजीब का, उठने बैठने का जो तरीका है, वो अलग अलग ना होता, सब जगह एक जैसा ही होता है। लेकिन क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उसके दृष्टिकोण का, उसकी विचारधारा का विकास समाज के द्वारा किया जाता है, परिवेश के द्वारा किया जाता है, इसीलिए कवि कह रहे हैं कि वह हमें आकार देती है, यानी हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। हमारी जितनी भी गोलाइयां हैं, यानी हमारे ये सब जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, ये द्वीप के अंग हैं, उनको, और इन अंगों के द्वारा कह रहे, कवि कह रहे हैं कि मनुष्य के व्यक्तित्व की जितनी भी विशिष्टताएं हैं, वो सब किसके द्वारा निर्मित है? समाज के द्वारा निर्मित है। आगे चलें। माँ है वह, द्वीप कह रहे हैं कि जो नदी है, वो हमारी माँ है। क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण का, जन्म देने का, बनाने का कार्य कौन करती है? जन्मदायिनी कौन है? माँ होती है। तो इसीलिए जो द्वीप है वो कह रहा है माँ है वह, यानी ये माँ है, हमारी नदी हमारी माँ है, इसी से हम बने हैं। हमारा निर्माण इस माँ नदी के द्वारा ही हुआ है, यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण समाज के द्वारा ही हुआ है। किंतु हम हैं द्वीप। अब यहां से बात शुरू होती है व्यष्टि चेतना की। अभी तक क्या बताया कवि ने? कवि ने बताया कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में समाज का वही योगदान होता है जो एक नदी का किसी भी द्वीप के आकार के निर्माण में होता है। अभी तक समष्टि चेतना की बात चल रही थी, तो इसलिए कवि ने कहलवाया माँ है वह, इसी से हम बने हैं, कि ये जो नदी है यानी ये जो समाज है, ये हमारी माता है, और हमारा निर्माण, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण इसी ने किया है। लेकिन अगली ही पंक्ति में कवि कहते हैं, किंतु हम हैं द्वीप, लेकिन फिर भी हम, ठीक है हम माँ के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी हम द्वीप हैं, हम धारा नहीं है। द्वीप और धारा के अंतर को समझ लेना है। द्वीप कैसा है? एक जगह स्थिर रहता है, लेकिन नदी के प्रति पूरी तरह से, उसके जल के प्रति अपने संपर्क को बनाए रखता है, अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखता है। द्वीप इसलिए व्यष्टि चेतना है, व्यक्ति का प्रतीक है, क्योंकि वो नदी की धारा के बीच रह करके उसी प्रकार अपने व्यक्तित्व की विशिष्टता को बनाए रखता है, जैसे समाज के बीच रहकर कोई भी व्यक्ति अपनी विशिष्टता को बनाए रखता है। और धारा कैसी होती है? धारा को नदी से अलग नहीं किया जा सकता। धारा का अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता। नदी है तो धारा है, नदी नहीं है तो धारा भी नहीं है। यानी यहां धारा प्रतीक हो गई पूर्ण समर्पण की। कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि समर्पण के दो तरीके हैं समाज के प्रति। एक तो ये कि हम अपने अस्तित्व को पूरी तरह से समाप्त कर समाज की धारा में बह जाएं,
अपनी विशिष्टताओं को बिल्कुल भूल जाएं, उन्हें बिल्कुल समाप्त कर दें कि हमारी अलग कोई समाज में पहचान ही ना रहे। एक तो तरीका वह है वो जो धारा का तरीका है पूर्ण समर्पण का, जिसमें उसका अस्तित्व केवल और केवल उसकी पहचान किस रूप में है कि वो नदी की धारा है। और दूसरा समर्पण का तरीका है कि हम अपने व्यक्तित्व की विशिष्टता को भी बनाकर रखें और समाज के प्रति अपने दायित्व को, अपने समर्पण को भी कायम रखें। जिस प्रकार द्वीप नदी के बीच रहकर नदी के संपर्क में रहता है, उसी प्रकार लेकिन साथ में अपनी विशिष्टता, अपनी एक विशिष्ट पहचान को बनाए रखता है, उसी तरह का समर्पण हम रखें। तो द्वीप कह रहा है किंतु हम हैं द्वीप, यानी हम द्वीप हैं, हम धारा नहीं है। यानी हमारा समर्पण कैसा है? अपने व्यक्तित्व की विशिष्टता को कायम रखते हुए, अपने अस्तित्व को कायम रखते हुए हम नदी रूपी समाज के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। स्थिर समर्पण है हमारा। हमारा समर्पण कैसा है? इसमें स्थिरता है, दृढ़ता है। हम स्थिर क्यों है? क्यों स्थिर? समर्पण के साथ स्थिर शब्द क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि द्वीप अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखते हुए अपना समाज के प्रति यानी धार नदी के प्रति समर्पण भाव अभिव्यक्त करता है। इसलिए कवि ने समर्पण शब्द के साथ स्थिर विशेषण को इस्तेमाल किया है। स्थिर समर्पण है हमारा। हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, और जब से हम जन्मे हैं, द्वीप कह रहा है कि हम हमेशा से इस स्रोतस्विनी यानी नदी में एक द्वीप के रूप में ही पहचाने जाते रहे हैं। कोई हमें ये नहीं कहता कि ये नदी है, बल्कि सब कहते हैं कि ये नदी है और ये इसका द्वीप है। यानी हमारी नदी के बीच में रहकर के भी अपनी अलग पहचान है। जैसे हम सभी समाज में रहते हैं, मैं रीता गौड़ हूं, तो मुझे रीता गौड़ के नाम से जाना जाता है। आपका आपका अस्तित्व, आपकी पहचान आपके स्वयं के नाम से, आपकी शिक्षा से, आपके कार्य से होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशिष्टता, अपने व्यक्तित्व के गुणों के आधार पर समाज के बीच अपनी पहचान को बनाता है, और वो पहचान न केवल उसके व्यक्तित्व को अलग से समाज में स्थापित करती है, बल्कि समाज के विकास में भी योगदान देती है। यही बात यहाँ पर नदी और द्वीप के माध्यम से कवि अज्ञेय कहना चाह रहे हैं। किंतु हम बहते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि द्वीप कह रहे हैं हमारा समर्पण स्थिर है, हम इस नदी के द्वीप हैं, हम इसके साथ बहते नहीं हैं। बहते नहीं है का मतलब क्या हुआ? क्योंकि हम पूरी तरह से अपने अस्तित्व को मिटाकर नदी रूपी समाज के प्रति समर्पित नहीं होते। यहाँ पर रूपी शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ केवल आपको समझाने के लिए, आप इसे रूपक अलंकार बिल्कुल ना समझें। यहाँ ये कविता प्रतीकात्मक कविता है, इसमें जबरदस्ती ढूंढेंगे तो अनुप्रास अलंकार और ये सब कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, लेकिन यहाँ नई कविता में महत्वपूर्ण अलंकार नहीं है, महत्वपूर्ण है प्रतीक, महत्वपूर्ण है बिंब, महत्वपूर्ण है मिथक। तो यहाँ ये एक प्रतीकात्मक कविता है, इसलिए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें। इसका सौंदर्य इसकी प्रतीकात्मकता में है। किंतु हम बहते नहीं हैं। द्वीप कहते हैं कि हम धारा के साथ बहते नहीं है, यानी हम नदी के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं होते। क्यों? क्यों नहीं समर्पित होते? क्योंकि बहना रेत होना है। इस रेत होने शब्द को भी आप समझ लेंगे। यहाँ इसका साधारण, रेत का साधारण अर्थ तो क्या हुआ? बालू मिट्टी। लेकिन इसका वंजित अर्थ क्या है? नष्ट होना, क्षय होना। अब कवि कहते हैं कि द्वीप कह रहा है कि हम नदी के द्वीप हैं, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं। हम उसकी धारा बनकर अपने अस्तित्व को मिटाकर उसी की बहाव के साथ बहते नहीं है, क्योंकि बहना रेत होना है। क्योंकि बहकर अगर हम बहेंगे तो क्योंकि हम भूखंड के बने हैं, हम रेत के, बालू मिट्टी के, कंकड़ के, पत्थर के स्वरूप से, जल के स्वरूप से हमारा निर्माण हुआ है। इसलिए अगर हम नदी के साथ बहने लगेंगे तो हम रेत बन जाएंगे, यानी मिट्टी में परिवर्तित हो जाएंगे। हमारा अपना अस्तित्व द्वीप के रूप में नहीं रहेगा, जो कि हमारी विशिष्टता है। तो उसी तरह से अगर व्यक्ति समाज की धारा में मिलकर के पूर्ण समर्पण के साथ समाज में लय हो जाएगा, तो उसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान समाप्त हो जाएगी, उसका व्यक्तित्व नष्ट हो जाएगा, उसकी पहचान नष्ट हो जाएगी। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। द्वीप कह रहा है कि और अगर हम पूर्ण समर्पण के साथ इस नदी की धारा में बहने लगेंगे तो हम रहेंगे ही नहीं। क्यों? क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि बहना रेत होना है, मिट्टी में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी अपने उनका व्यक्तित्व नष्ट हो जाएगा,
और उनका जो अस्तित्व है वो समाप्त होकर किसमें परिवर्तित हो जाएगा? धारा में परिवर्तित हो जाएगा। अब क्यों बहना रेत होना है और क्यों नहीं बहेंगे? अगर बहेंगे तो रहेंगे नहीं, इस बात को आगे कवि और स्पष्ट कर रहे हैं। पैर उखड़ेंगे कि जब हम बहने लगेंगे, अगर हम पूरा समर्पण कर दें नदी के प्रति अपने आप अपना, तो हमारा क्या होगा? धीरे धीरे जो द्वीप की मिट्टी पत्थर वगैरह जो भी हैं, वे सब नदी की धारा के साथ बहने लग जाएंगे। क्षय हो उनका होने लग जाएगा, धीरे धीरे क्षरण होगा और वे सब धारा के साथ बहने लग जाएंगे। और धीरे धीरे वो जो द्वीप का आकार है वो छोटा और क्रमशः छोटा होता चला जाएगा। उसी तरह से पैर उखड़ेंगे का मतलब है कि हम जो स्थिरता से दृढ़ता पूर्वक जो जमीन नदी के बीच में टिके हुए हैं, जमे हुए हैं, वो हमारा जमना समाप्त हो जाएगा और हम धारा में बह चलेंगे, अस्तित्वहीन हो जाएंगे। व्यक्ति के संदर्भ में समझे, पैर उखड़ेंगे यानी हमारी पूरी पहचान, हमारे कर्मों से जो हमारी पहचान बनी है, हमारे विशिष्ट व्यक्तित्व से जो हमारी पहचान बनी है, वो समाप्त होने लगेगी। प्लवन होगा। प्लवन का अर्थ होता है बाढ़, यानी जल का बहुत ज्यादा चढ़ाव हो जाएगा। प्लवन होगा यानी बाढ़ आएगी, पानी का वेग बढ़ेगा, ढहेंगे और वो पानी का वेग जब हम पूरी तरह से समर्पित कर देंगे तो वो पानी का वेग हमारे ऊपर से गुजरने लगेगा, बहने लगेगा और हम ढहने लगेंगे। जैसे बहुत ज्यादा बाढ़ आने पर इमारतें ढहने लग जाती हैं और गिर जाती हैं, बिल्कुल माचिस के डिब्बों की तरह वे समाप्त होने लगती हैं, उसी तरह से द्वीप कहता है कि हम भी ढहने लगेंगे, लेकिन हम उस पीड़ा को भी सहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे और हम उसको सहते जाएंगे और बह जाएंगे, यानी अपने अस्तित्व के नष्ट होने की जो पीड़ा है उसे भी हम सह जाएंगे और नदी की धारा में बढ़ जाए बहते चले जाएंगे, यानी अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेंगे। कब? जबकि हम धारा बनकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर पूर्ण समर्पण के साथ समाज की नदी में बहने लग जाएंगे, तब ये स्थिति होगी। और फिर क्या होगा? अंततः जब हमारा पूरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, यानी द्वीप का पूरा आकार समाप्त हो जाएगा, और फिर हम चूर्ण होकर भी क्या कभी हम धार बन सकते? बहुत अच्छा प्रश्न किया दोस्तों। नई कविता की एक विशेषता है बौद्धिक चेतना। इन पंक्तियों में उस बौद्धिक चेतना की अभिव्यक्ति है। शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी कविता में अस्तित्व के प्रति सजगता जो नई कविता की एक विशेषता है वो है। व्यष्टि चेतना और समष्टि चेतना ये नई कविता की दूसरी विशेषता पूरी कविता में है। और इस अंश में खास तौर से बौद्धिक चेतना बहुत प्रबल रूप में अभिव्यक्त होकर सामने आ रही है, क्योंकि तर्क की कसौटी पर प्रस्तुत कर रहे हैं, कसकर प्रस्तुत कर रहे हैं कवि अपने विचार। तो कहते हैं, और फिर हम चूर्ण होकर भी क्या कभी कभी क्या धार बन सकते? द्वीप कह रहा है कि अगर हमने पूर्ण समर्पण कर दिया समाज को, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा निर्माण जल से नहीं हुआ है, हमारा निर्माण भूमि से, रेत से, पत्थर के टुकड़ों से, कंकड़ों से हुआ है, बालू से हुआ है, तो हम कितना भी उसमें विलय हो जाएं समाज की धारा में, लेकिन फिर भी हम कितने भी चकनाचूर हो जाएं, तो भी हम धारा की, जल की धारा की तरह रूप धारण नहीं कर सकते। रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे। और यदि हम फिर भी ये बात, ये सच्चाई जानते हुए कि हम कभी भी जल की धारा के रूप ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा अपना एक अलग विशिष्ट व्यक्तित्व है, उस स्थिति में भी अगर हम पूर्ण समर्पण करें समाज के प्रति, तो क्या होगा कि हम रेत बन जाएंगे, मिट्टी बन जाएंगे, और मिट्टी बनकर हम नदी के जल को गंदला ही करेंगे। यहाँ इस पंक्ति को समझने की जरूरत है। ये आपको द्वीप के अर्थ में तो बिल्कुल समझ में आ गई कि द्वीप जब धीरे धीरे क्षीण होने लगेगा, जब वो उसका क्षय होने लगेगा और वो क्षय होकर उसकी जो मिट्टी है, वो जमी हुई मिट्टी बिखर करके पानी के साथ बहने लगेगी, तो पानी गंदा हो जाएगा। जैसे मिट्टी पानी में मिलने के बाद घुलती नहीं है, लेकिन उसको गंदा जरूर कर देती है। उसी तरह से व्यक्ति चेतना के विषय में आप ये समझ लीजिए कि यहाँ कवि का कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की विशिष्टता को कायम रखता है, तो हर व्यक्ति में कोई ना कोई कलाकारी है, कोई ना कोई विशेष सामर्थ्य और क्षमता होती है, तो वो अपनी क्षमता, अपनी सामर्थ्य का भरपूर उपयोग कर सकता है, अगर वो अपने व्यक्तित्व की स्वतंत्रता को कायम रखे हुए है। किसके साथ? अहंकार के साथ नहीं, बल्कि समाज के प्रति समर्पण भाव के साथ।
समाज से भी जुड़ा हुआ है और अपने व्यक्तित्व की विशिष्टता को भी कायम रखे हुए है, तो वो समाज के विकास में योगदान देता है अपने कार्यों के द्वारा। हम जितने कितने साहित्यकारों की रचनाओं को पढ़ चुके हैं, यदि वे अपने उस विशिष्ट लेखन कर्म से हमें दिशा नहीं देते, हमारे समाज को, हमारे साहित्य को गति नहीं देते, तो क्या हमारा साहित्य भारतेंदु युग से या हम कहें कि आदिकाल से लेकर के और समकालीन कविता तक की यात्रा तय कर सकता था? तो कवि का कहने का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर अपना व्यक्तित्व भी बनाकर रखे और समाज के प्रति समर्पण भाव भी रखे, तो समाज विकसित हो सकता है। लेकिन अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को नष्ट करके समाज की धारा में पूर्ण समर्पण के साथ मिल जाएगा, तो समाज में जो विकृतियां हैं वो कभी दूर नहीं होंगी। क्योंकि बहुत सारे आपने देखा दोस्तों, इतिहास आप पढ़ते हैं कि बहुत सारे समय समय पर हमारे धर्म में, हमारी समाज में बहुत सारी ऐसी विकृतियां पैदा हुई जिनका विरोध हमारे बुद्धिजीवियों ने भी किया, समाज सुधारकों ने भी किया, और उनके उस कर्म के कारण हमारा जो समाज है वो न केवल गतिशील रहा, बल्कि अपनी उन विकृतियों से समय समय पर मुक्त भी होता रहा। तो वही स्थिति समाज की, उसी बात को आप ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की विशिष्टता को समाप्त करके समाज की धारा में लय हो जाता है, तो वो समाज की विकास की प्रक्रिया, नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है, उसमें रुकावट पैदा करता है और समाज को दूषित करना शुरू कर देता है, अनुपयोगी बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि समाज का हर व्यक्ति अगर पूर्ण समर्पण के साथ समाज में विलीन हो जाएगा, तो समाज में जो विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं उनके प्रति जागरूक कौन होगा, उन विकृतियों से समाज को मुक्त कौन करेगा? इस बात को इस संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। तो रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। क्योंकि मान लीजिए हमारा व्यक्तित्व विशिष्ट है, हम अपने व्यक्तित्व की निजता को बनाए रखते हुए समाज के प्रति समर्पित है, तो कहीं भी समाज में कोई गलत परंपरा का प्रचलन शुरू हो रहा है और बहुत हावी होता जा रहा है, तो हम तत्काल अपनी बुद्धि की कसौटी पर उसे कसेंगे और देखेंगे कि ये समाज के विकास के मार्ग की रुकावट है, तो हम तत्काल उसका विरोध करना शुरू कर देंगे। लेकिन यदि हमने अपनी अस्मिता को समाप्त करके समाज में विलय कर लिया, तो ये कार्य करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। यही कारण है कि इन पंक्तियों में बौद्धिक चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। आगे चले। द्वीप हैं हम। अब द्वीप कह रहा है कि हम द्वीप हैं, लेकिन ये हमारे लिए शाप नहीं है, अभिशाप नहीं है कि हम द्वीप हैं और हम धारा नहीं है, हम बह नहीं सकते। ये हमारे लिए बुरी स्थिति नहीं है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व के लिए, यहाँ तक कि समाज के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी स्थिति है। यह अपनी नियति है, अपने अपने लिए। नियति जो शब्द है उसको हम सामान्य तौर पर बोलचाल की भाषा में भाग्य के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नियति शब्द के मूल रूप को समझ लीजिए। नियति शब्द बना है नियत शब्द से। नियत का मतलब है निर्धारित होना, निश्चित होना। यानी ये हमारे लिए ऐसा होना निश्चित था, इसलिए हम इस रूप में, द्वीप के रूप में यहाँ पर हैं, धारा के रूप में नहीं। तो ये प्रत्येक व्यक्ति की इस सृष्टि में अपनी अपनी स्थिति निश्चित है, अपनी अपनी भूमिका निर्धारित है। ये इसका सांकेतिक अर्थ है, इसमें व्यंजित अर्थ है। तो इसलिए इसे हमें शाप नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये हमारे लिए सृष्टि के द्वारा निर्धारित था, निश्चित था, इसलिए ये हमारी नियति है। आगे चलें। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड़ में। और वो कह रहे हैं कि हम इन सारी अपनी व्यक्तित्व की अस्मिता को स्वीकार करते हुए, अपने व्यक्तित्व की सारी विशेषताओं को स्वीकार करते हुए भी हम ये मानते हैं कि ये जो समाज की नदी है, ये हमारी माँ है, हमारी जन्मदायिनी है, और हम इनके पुत्र हैं। और हम बैठे नदी की गोद में, जिस प्रकार द्वीप नदी की गोद में, यानी क्रोड़ का मतलब होता है गोद, जिस प्रकार नदी, द्वीप नदी की धारा के बीच में होता है, तो ऐसा लगता है जैसे नदी की गोद में बैठा है। जिस प्रकार कोई भी शिशु जब छोटा होता है तो अपनी माता की गोद में आनंद पूर्वक बैठा होता है, उसी तरह से द्वीप कह रहा है, इसी तरह से समाज की गोद में व्यक्ति विराजमान है। समाज क्योंकि उसकी माँ है, समष्टि चेतना उसकी माँ है, क्योंकि उसके व्यक्तित्व को जन्म देने वाली, उसको दिशा देने वाली वही है। तो कवि कहते हैं हम नदी के पुत्र हैं। किसके माध्यम से कह रहे हैं? ये हम कौन है? ये हम हैं द्वीप, कविता में सामने।
और अप्रत्यक्ष रूप से प्रतीकात्मक अर्थ में कौन है हम? व्यष्टि चेतना। प्रश्न पूछा जा सकता है, आप ध्यान देंगे। तो हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड़ में। हम नदी के पुत्र हैं, ये हमारी जन्मदायिनी है और हम इसकी गोद में बैठे हुए हैं। हमारा स्वतंत्र अस्तित्व भी है और हम नदी के प्रति समर्पित भी हैं। दोनों भाव इन पंक्तियों में हैं। वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है। जैसे माता बच्चे के पिता से बच्चे का परिचय कराती है। पहला परिचय शिशु का किससे होता है? माँ से। और माँ बताती है उसको कि ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी दादी हैं, ये तुम्हारे दादा हैं। तो उसी तरह से बृहत जो भूखंड है, जिस भूखंड का एक छोटा सा हिस्सा है, कौन? द्वीप। वो भूखंड से हमको मिलाती है। यानी इसको इस तरीके से भी समझ लेंगे कि नदी की धारा द्वीप को स्पर्श करती हुई बड़े भूखंड की तरफ जाती है। जिस भूखंड से के अंश से वो द्वीप बना है, उसी तरह से जिस पिता के अंश से, जिन पूर्वजों के अंश से हम सबका जन्म होता है, हम सब अस्तित्व प्राप्त करते हैं, उस रूप में यहाँ बृहत भूखंड को स्वीकार किया गया है, अभिव्यक्त किया गया है। ये एक तरह से आश्रयदाता भी है और रक्षक भी है, पिता भी है और अंशी भी है। वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। और वो भूखंड क्या है? वो हमारा पितर है, यानी पूर्वज है। अब देखिए, ध्यान देंगे फिर से यहाँ पर व्यष्टि चेतना, समष्टि चेतना और कौन सी बात? बौद्धिक चेतना की अभिव्यक्ति यहाँ नई कविता की हो रही है। और वह भूखंड अपना पितर है, नदी तुम बहती चलो, यानी समाज तुम निरंतर आगे प्रगतिशील रहो, प्रगति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहो, गतिमान रहो। भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है। कि भूखंड कौन है? हमारा पिता। और भूखंड द्वीप का कौन है? पिता। क्योंकि भूखंड के जमीन से ही द्वीप का निर्माण हुआ है। इसको समझ लेंगे, जो लोग बच्चे भूगोल पढ़ते हैं उनको समझ में आ जाएगा कि नदी के प्रवाह के साथ जो रेत और कंकड़ बह करके आते हैं, वो धीरे धीरे बहुत लंबे समय तक एक स्थान पर जमा होकर के किसका रूप धारण करते हैं? द्वीप का रूप धारण करते हैं। तो इसलिए उस बात को ध्यान में रख करके इसको समझेंगे कि भूखंड से जो दाय का मतलब है जो भी विरासत, उत्तराधिकार। विरासत और उत्तराधिकार जो भी हमको भूखंड से मिला है, यानी व्यक्ति के अर्थ में इसका क्या अर्थ हुआ? व्यक्ति के संदर्भ में कि हमें अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में जो भी ज्ञान, जो भी संस्कार, जो भी दृष्टिकोण, जो कुछ भी मिला है, मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। नदी तुम्हारा क्या काम है? कि तुम उसे मांझती चलो, यानी उसमें अगर कुछ गंदगी आ जाए, उसमें अगर कुछ मैल अटक जाए, तो तुम उसे मांझ कर साफ करो और उसे संस्कारित करती रहो, उसके स्वरूप को नित नवीनीकृत करती रहो। यहाँ पर बौद्धिक चेतना का संदर्भ क्या है? बौद्धिक चेतना का संदर्भ है कि हमें अपने पूर्वजों से परंपरा के रूप में, मान्यताओं के रूप में, दृष्टिकोण के, विचारधारा के रूप में जो कुछ भी मिला है, हम इस समाज में रहकर उसे अपनी बुद्धि, अपने तर्क की कसौटी पर कसें कि आज के परिवेश में, आज के संदर्भ में उन मान्यताओं, उन परंपराओं में से कौन सी मान्यताएं, कौन सी परंपराएं प्रासंगिक हैं, जो समाज को आगे बढ़ाएंगी, व्यक्तित्व को विकसित करेंगी, उन्हें हमें स्वीकार करना है और शेष को त्याग देना है। ये क्या है? मांझती संस्कार देती चलो में निहित व्यंजित अर्थ है। यदि ऐसा कभी हो, अब कवि कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए कभी, पहली बात तो तुम्हारी नदी, आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप हमारी माँ हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारे अंदर जो कुछ भी विकृतियां आए या जो कुछ भी समय के अनुकूल हमारे दृष्टिकोण में, हमारी विचारधारा में न हो, उसका परिष्कार करती चलो, उसको स्वच्छ करती चलो, निर्मल करती चलो, प्रासंगिक बनाती चलो। लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए, यदि ऐसा कभी हो, तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से, अतिचार से तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घर घराटा उठे। अगर कभी ऐसा हो जाए कि तुम बहुत ज्यादा आह्लादित हो जाओ नदी के अर्थ में, यानी तुम में बाढ़ आ जाए। बाढ़ को यहाँ आह्लाद का
अत्यधिक आनंद का प्रतीक माना गया है। तुम्हारे आह्लाद से, या तो तुम्हारे बहुत अधिक प्रसन्न होने के कारण, या किसी दूसरे के स्वैराचार से यानी स्वच्छंदता, स्वैराचार यानी स्वच्छंदता से, अतिचार यानी मर्यादाहीन होना, किसी के मर्यादाहीन आचरण की वजह से अगर तुम्हारा जल का स्तर बढ़ने लग जाए, तो नदी के अर्थ में हम बहुत सारे उद्योगों की स्थापना करते हैं, पुल और बांध बनाते हैं, तो उन सब के कारण स्वैराचार वो संकेत हो गया नदी के अर्थ में। लेकिन समाज के अर्थ में क्या हुआ कि किसी के बहुत अधिक बेमानी व्यवहार के कारण, मनमाने व्यवहार के कारण, किसी के बिल्कुल मर्यादाएं तोड़ देने के कारण, हे समाज की नदी, यदि तुम्हारे अंदर उथल पुथल मच जाए, तुम्हारा स्वरूप दाव पर लग जाए, प्लावन तुम्हारा घर घराता यानी तुम्हारे अंदर जो जल का वेग है वो घर घर की आवाज के साथ बहुत ऊंचा उठ जाए, यानी तुम में बहुत अधिक हलचल, विनाशकारी हलचल मच जाए, तो यह स्रोतस्विनी और तुम्हारा जो स्रोतस्विनी रूप है, जिसके कारण तुम हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हो, और तुम ही अपने उस भयानक रूप में हमारे कर्मों को नष्ट करने वाली, हमारी कीर्ति, जो हमारे कर्म और हमारी कीर्ति हमारे व्यक्तित्व की पहचान है, उनको नष्ट करने वाली बन जाओ। यानी समाज की किसी हलचल के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व दांव पर लग जाए, नष्ट होने के कगार पर आ जाए, तो क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, कि काल बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो, सब कुछ नष्ट होने लग जाए, हमें स्वीकार है वह भी। यहाँ पर समर्पण का भाव है, किसके प्रति? समाज के प्रति, द्वीप का नदी के प्रति, व्यक्ति का समाज के प्रति। तो वो कह रहा है कि हमें तुम्हारा वो रूप भी स्वीकार है जो हमारे व्यक्तित्व को नष्ट करने वाला है, हमारे कर्मों को, हमारी कीर्ति का जो आधार है, जिसके कारण समाज में हमें पहचान मिली है, उन सबको नष्ट करने वाला है, उसे भी हम स्वीकार कर लेंगे, उसी में रेत होकर। लेकिन फिर भी हम अपने अस्तित्व की जो जागरूकता है उसको छोड़ेंगे नहीं। तो कवि क्या लिखते हैं आगे? उसी में रेत होकर, कि हम उसमें, उसी समाज में लय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। या और द्वीप क्या करेगा? द्वीप बाढ़ आने पर नदी में नष्ट हो जाएगा, उसी में रेत बन जाएगा, यानी उसकी पहचान समाप्त हो जाएगी। फिर छनेंगे, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे। लेकिन हमें विश्वास है, देखिए किसका? ये है अदम्य जिजीविषा, नई कविता की अदम्य जिजीविषा की विशेषता, अदम्य जिजीविषा और जीवन के प्रति आस्था। तो क्या कह रहा है कि हम फिर से छनेंगे, यानी हम फिर से छन छन कर सारे बालू के कण एक साथ एकत्र होकर एक स्थान पर जमेंगे, कहीं फिर पैर टेकेंगे, और कहीं फिर से हम द्वीप की तरह, यानी एक व्यक्तित्व के रूप में अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना शुरू करेंगे। यानी हम एक बार नष्ट होने के बाद भी अपने व्यक्तित्व के प्रति सजग बने रहेंगे, अपने जीवन के प्रति आस्था बनाए रखेंगे, अपनी जीवन जीने की लालसा को मरने नहीं देंगे। कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार, और हमारा व्यक्तित्व फिर से नए रूप में, उन परिस्थितियों और नए परिवेश के अनुरूप एक नए व्यक्तित्व के रूप में हम जन्म लेंगे। और फिर अंत में कवि द्वीप के माध्यम से कहता है, मातः, मातः किसको कहा गया है? नदी को, क्योंकि नदी माँ है। तो हे माँ, उसे फिर संस्कार तुम देना, कि अभी वर्तमान में हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो व्यक्तित्व है, जिसका निर्माण हे नदी रूपी माँ तुमने किया है, अब फिर अगर किसी कारणवश तुम में बाढ़ आ जाए और हमारा स्वरूप बिल्कुल नष्ट होकर रेत में परिवर्तित हो जाए, हमारी अपनी अलग खास पहचान समाप्त हो जाए, उसके बाद भी हम जीवन के प्रति आस्था को त्यागेंगे नहीं, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं कि हम फिर से कहीं इकट्ठे होंगे, छनकर सारे रेत के कण एकत्र होंगे और कहीं फिर से अपने नए व्यक्तित्व का निर्माण शुरू करेंगे। और उस समय जब हमारे नए व्यक्तित्व का निर्माण हो, तो हे माँ, उसे फिर संस्कार तुम देना, कि इस व्यक्तित्व में जो तुमने संस्कार दिए हैं, तुम उस व्यक्तित्व, उस नए व्यक्तित्व को भी संस्कारित करना, परिष्कृत करना, परिमार्जित करना। और ये कविता इलाहाबाद में 11 सितंबर 1949 को कवि के द्वारा लिखी गई।
तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूँ कि नदी के द्वीप कविता आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इससे संबंधित कोई भी आशंका आपके मन में नहीं रहेगी। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। अगले सत्र में हम फिर से एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में के पाठ्यक्रम में लगी हुई कोई ना कोई कविता लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।